तो बच्चों, ये है ईएमआई का नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। और इसमें आप लोगों ने जो मुझे डाउट्स भेजे हैं कुछ, मैं ईएमआई से रिलेटेड, तो उन डाउट्स को भी एंटरटेन करूंगा और कुछ अपनी तरफ से भी कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करवाऊंगा। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। बी नॉट और टॉ कांस्टेंट हैं, रेजिस्टेंस ऑफ लूप आर कहा गया है। फाइंड टोटल हीट जनरेटेड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखो, वैसे नीट में इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, ये ट्रेंड नहीं है नीट का। लेकिन साथ साथ एक बात और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर को कभी जज नहीं करते। अगर वो किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका तो फिर वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही ट्रेंड नहीं है नीट का, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ क्वेश्चन बैंक से सवाल उठाना हो और तुम्हारे पेपर में डालना हो, तो ऐसे केस में तो प्रीवियस ईयर जेईई मेन का सवाल पूछ ही सकते हैं जो सिंगल चॉइस में आया हुआ है। तो फिर ये सवाल आपके सामने आ सकता है उस केस में। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे सवाल सॉल्व कराना डिसाइड किया। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टोटल हीट जनरेटेड वगैरह पूछा जा रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों? आप ये जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और कॉस थीटा वन फाइज बी ए कॉस थीटा, क्योंकि लूप परपेंडिकुलर रखा है। आप जानते हैं सरफेस का एरिया उसके परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो लूप जैसे भी रखा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर रखा है, तो लूप का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे पैरेलल, और कॉस जीरो होता है 1। तो फ्लक्स आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो भी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। उसने कहा सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस आर है। ये बच्चों हो गया है फ्लक्स। आप क्या जानते हैं फ्लक्स निकालने के बाद? कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी ऑफ वॉट? ऑफ फाई, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दो, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई फॉर्मूला होता है। तो जब तुम फ्लक्स की वैल्यू पुट करोगे तो सारे कॉफिशिएंट्स को बाहर निकाल देना। क्या क्या है कॉफिशिएंट? बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉफिशिएंट है। तो सिर्फ क्या बचेगा डी बाई डी टी करने के लिए? ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर। अब जब डी बाई डी टी करोगे तो पता है ना, चेन रूल लगाना पड़ेगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मान लो कि ये टी लिखा है ना, तो डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर टी विल बी ई टू द पावर टी। लेकिन जिसे कुछ मान लेते हैं उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये कहता है चेन रूल। तो डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस वन अपॉन टॉ बचेगा। क्या बचेगा? माइनस वन अपॉन टॉ। तो ये आएगा माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन टॉ। वो जो माइनस वन अपॉन टॉ, ये सॉल्व करके क्या आया? माइनस वन अपॉन टॉ। समझ लिया करो एक बार में, ये माइनस वन अपॉन टॉ मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ गई, और आगे बचा ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये किसकी वैल्यू आ गई है बोलो? इंड्यूस्ड ईएमएफ की, मतलब एक तरह से पोटेंशियल की। अच्छा, अब इसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया, तो मे बी नीट में सिर्फ यही पूछा होता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, तो फिर इतना ही आंसर हो जाता है ना। उन्होंने थोड़ा सा आगे पूछ रखा है, हीट कितनी जनरेटेड होगी, कितना हीट जनरेशन होगा, ये उसने पूछा है। तो वी स्क्वायर बाई आर टी। तो डी टी एक छोटा सा टाइम है, क्योंकि पोटेंशियल वेरिएबल है, पोटेंशियल टाइम का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता तो हीट के लिए मैं क्या कह देता? आई स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर टी, या वी आई टी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक फॉर्मूले हीट वाले। लेकिन क्योंकि पोटेंशियल वेरिएबल है, यहाँ पर टी का फंक्शन आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पोटेंशियल ही तो है, तो इसलिए मैंने कहा कि छोटे से टाइम डी टी में कितना हीट जनरेशन होगा? डी एच। तो डी एच इज इक्वल टू, चलिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ भैया, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ वी स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले तो ये वन अपॉन आर यहाँ ऐसे ही रख लेते हैं, और देखो माइनस भी है एक, है ना। तो एक तो माइनस भी है, लेकिन जब तुम स्क्वायर करोगे किसका, जब तुम वी स्क्वायर करोगे तो माइनस तो नजर ही नहीं आएगा। बोलो समझ में आया? क्या करोगे जब वी स्क्वायर करोगे? अच्छा, माइनस बचा भी क्यों? जब माइनस वन अपॉन टू किया तो एक माइनस यहाँ चल भी तो रहा था,
ये देखो माइनस डी फाई बाई डी टी था ना, ये माइनस चल रहा था, तो यहाँ पे एक माइनस तो ऑलरेडी चल रहा था, एक माइनस यहाँ से आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस तो है ही नहीं। तो सिर्फ एक तो 1/r है और v स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके बोलना भाई, स्क्वायर करके बोलना, तो बी नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये स्मॉल आर रेडियस है, आर रेस टू पावर 4 नीचे टॉ स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ का भी स्क्वायर, तो इसलिए 2t अपॉन टॉ ये बन जाएगा। ये डी एच की वैल्यू आ गई। तो अब अगर ये डी एच की वैल्यू आ गई और आगे एक डी टी भी लिखा है, अब क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट। और क्या बोला उसने कि t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जितनी हीट जनरेट हुई है सारी बता दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इज एच। ये है बी नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू पावर 4 अपॉन आर टॉ स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू पावर 4 आर टॉ स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में है e टू द पावर माइनस 2t अपॉन टॉ डी टी। तो सब्सटीट्यूशन लगेगा, है ना, सब्सटीट्यूशन। ये चेन रूल जैसा होता है पर चेन रूल नहीं होता है, सब्सटीट्यूशन है। तो एक्सपोनेंशियल तो एज इट ही रहेगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए था, e टू द पावर t होना चाहिए था। सब्सटीट्यूशन लगा के नहीं दिखा रहा, बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं इसको, है ना, बता चुका ना ट्रिक। ये e टू द पावर t dt है, तो इसको e टू द पावर t ही लिख दे ऐसे ही। फिर ये जो तूने ऊपर ये सर्कल किया है जिस चीज़ को, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दे, तो ये सब्सटीट्यूशन एक स्टेप में लग जाता है ऐसे। डी बाई डी टी ऑफ किसका कर दे, माइनस 2t अपॉन टॉ का, डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन करते हुए जब सब्सटीट्यूशन लगाते हैं तो उसको जिसको सर्कल किया ना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दे, ये आ गया, ठीक है। और ये लिमिट क्या आ गई है, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। तो अब क्या होगा बच्चों कि h इज इक्वल टू, ध्यान से सुन, ये जो d बाई डी टी ऑफ t तुम करोगे ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 2 अपॉन टो। ये टो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, छोड़, ये जो टो है ना इसने एक टो यहाँ से उड़ा दिया, लेकिन नीचे 2 बचा, तो बी नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू पावर 4 अपॉन आर टो, ये तो था ही लिखा हुआ। अब डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो गया, और एक टो से टो स्क्वायर का एक टो हटा दिया, अब नीचे माइनस तो बचा हुआ ना, माइनस यहाँ पे नजर आ रहा है ये रहा। और इसके अलावा ये क्या लिखा है, 1 अपॉन ई टू द पावर 2t अपॉन टॉ, और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। तो इज इक्वल टू, है ना, माइनस बी नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू पावर 4 अपॉन आर टॉ, ये जो लिखा है इसके साथ मल्टीप्लाई में एक और ब्रैकेट लिखा है अपर लिमिट, अपर लिमिट लगाओगे तो t की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 आ जाएगा, है ना। तो जब t की जगह 0 आ जाएगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो क्या हो जाएगा, पहले t की जगह इन्फिनिटी आ गया। अब किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी है तो वो वैल्यू तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये वाली टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। फिर जब t की जगह 0 रखोगे तो पूरा 0 बन जाएगा, तो e टू द पावर 0 नजर आएगा, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो दैट मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0, और 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा, तो 0 माइनस 1 आया, और 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन है ये पूरी होके क्या आ रही है, माइनस 1, और माइनस 1 और एक माइनस ये रहा तो प्लस हो गया। तो इसका मतलब क्या आएगा, इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू पावर 4 अपॉन आर टॉ। जेई मेन 2016 ऑनलाइन एग्ज़ाम का ये सवाल है, और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है इसीलिए ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस, कॉइल्स ही लिखा है, ध्यान से पढ़ लो। टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.005 हेनरी। The current changes in first coil according to equation I is equal to I naught sin omega t where I naught is 2 एम्पियर। तो फिर सबसे पहले तो ना इसी पजल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये जब आई नॉट दे ही रखा है तो भाई इतना लिखने की क्या जरूरत है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ना, आई नॉट की वैल्यू दे रखी है तो उसको पुट कर दो, तो करंट का ये एक्सप्रेशन आ गया, करंट का ये एक्सप्रेशन आ गया।
अच्छा ओमेगा 100 पाई है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा एक तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर ले इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा ये अंडरलाइन करके म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्या दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ टर्म बोल दी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस एम डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस वाला सवाल होता तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर सिर्फ फ्लक्स का कोई हिंट दे रखा होता, मैग्नेटिक फील्ड का हिंट दे रखा होता तो डी फाई बाई डी टी, फाई को बी ए लिख दो, डी फाई बाई डी टी। अगर कोई कंडक्टर चल रहा होता तो वी बी एल, और घूम रहा होता तो रोटेटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। समझ गए ना बात, क्या कहा रिपीट करूँ मैं। मैंने कहा अगर मैग्नेटिक फील्ड का हिंट दे रखा हो तो पहले फ्लक्स निकाल के बी ए और डी फाई बाई डी टी से निकाल दे। अगर कोई कंडक्टर चल रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो वी बी एल परपेंडिकुलर होने चाहिए तो वी बी एल कह दे। अगर कोई कंडक्टर घूम रहा हो तो एक्स पे डी एक्स एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर दे। समझ गया, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू जो आता है वो वाला। और बच्चे अगर सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रखी हो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी कर दे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रखा हो तो माइनस एम डी आई बाई डी टी कर दे। और क्या बताऊँ यार, इतना सिंपल सिंपल तो बोल रहा हूँ मैं। अब ये एम की वैल्यू पुट कर दो। एम की वैल्यू दे रखी है कितनी, एम की वैल्यू दे रखी है। अच्छा उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड वगैरह ही पूछा होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, नहीं तो ठीक है पूरा पूछ रखा है तो कन्वेंशन के साथ दे देंगे अगर ऑप्शन में कन्वेंशन भी हो। तो उसने मेरे से मैक्सिमम वैल्यू पूछी है भाई, मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, ये तो उतना ही रहेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब ये डी आई बाई डी टी मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे डी आई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। अच्छा आई ये रहा, तो आई नहीं चाहिए उसको यहाँ, आंखें खोल ले, आई नहीं चाहिए, डी आई बाई डी टी चाहिए। तो पहले डी आई बाई डी टी निकाल, तो डिफ्रेंशिएट कर दे कोफिशिएंट एज इट। साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस ओमेगा टी, चेन रूल लगा, ओमेगा भी तो आएगा बाहर, नहीं आएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक बात बता, डी आई बाई डी टी चाहिए या डी आई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो डी आई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाएगा। बता साइन हो या कॉस मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, शाबाश। तो इसको 1 पुट कर दे, यहाँ पे सिर्फ 2 ओमेगा आएगा। दैट मीन्स ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और डी आई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 ओमेगा। चल आंसर आने ही वाला है 2 एम ओमेगा। अरे मास नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है भाई, मैं तो इन बच्चों से परेशान हूँ। 0.005 हेनरी, और ओमेगा कितना है 100 पाई। ये हटा दे डेसिमल, अब कैलकुलेशन भी मेरे से ही करा ले तू। ये 1 2 ये गया, ये 5 ये 2, 2 से 2 गया भैया, सिर्फ पाई बचा। पाई क्या, अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहा है, पाई वोल्ट। ये होगा इस सवाल का आंसर। Again, it's a very good problem, but this is a previous year of 2009, so important as well. स्विच इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो। देखो अगर प्रीवियस ईयर नहीं होता तो नहीं कराता ऐसा सवाल, है ना, मतलब मैं इसको गैस नहीं करता कि इस तरीके का सवाल आएगा। लेकिन फिर वही बात कि अगर प्रीवियस ईयर है तो करना पड़ेगा, है ना। प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ो, और बहुत टाइम है बच्चों, अभी पेपर बहुत दूर है, पूरा टाइम ही टाइम पड़ा है, खूब मेहनत को है। प्रीवियस ईयर तो एक ही मत छोड़ो, जेई में नीट, तो एक एक सवाल को ढंग से करो। जेई मेन के खास तौर से वो जो सिंगल चॉइस वाले हैं उनको, है ना, बहुत ढंग से करो बच्चों प्लीज़, एक भी मत छोड़ो। तो 10 साल के हो गए हो तो अब बाकी 5 साल के और कर लो तो 15 साल के हो जाएंगे, इनके 15 साल के हो गए, 5 साल के और कर लो तो 20 साल के हो जाएंगे। प्रीवियस को ढंग से कर लो, जिनके पास सवाल ख़त्म हो गए हो तो और पिछले साल के पेपर निकाल लो, इंटरनेट पे सब मिल जाता है। स्विच इज़ क्लोज। अच्छा मैं भी एक क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ, तो 45 इंटू 5 अप्रॉक्सीमेटली 250 क्वेश्चन के आसपास दूंगा, फुल सिलेबस होगा वो, तो 250 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, एक क्वेश्चन बैंक में देने वाला हूँ। और जब उसको कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद फिर एक दे दूंगा, तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड सम क्वेश्चंस। स्विच इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो ये जो इंडक्टर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसने वो पूछा है। सबसे पहले मुझे एक बात तुम ये बता दो अच्छे बच्चों, कि जब यहाँ से करंट आएगी, है ना, ये इस तरीके से करंट आएगी और ऐसे करंट आएगी, तो वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पूछ रहा है। तो टाइम का डिस्कशन है, तुम इसको स्टडी स्टेट नहीं कह सकते सर, स्टडी स्टेट मान लो, नहीं, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि वो पूछ रहा है कि टाइम के साथ पोटेंशियल का क्या रिलेशन आएगा, कौन सा पोटेंशियल, जो इंडक्टर में होगा। एक बात बता, अगर ये 12 वोल्ट है तो स्विच को कनेक्ट कर दिया टी इज इक्वल टू जीरो पे, उसके बाद की बात बता रहा हूँ, अगर ये 12 वोल्ट है तो इस पूरी ब्रांच का भी 12 वोल्ट ही होगा।
और इस पूरी ब्रांच का भी 12 वोल्ट ही होगा। ये जो ये वाली ब्रांच है ना, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली जो ब्रांच है इसका भी पूरा कितना होगा, 12 वोल्ट, है ना। अच्छा मान ले एक मोमेंट ऐसा है, एक ऐसा मोमेंट है टी टाइम पे जब इस सर्किट में इतनी करंट है I2, इधर करंट है I1 और यहाँ से करंट I होगी जो इधर I1 और I2 में डिवाइड हो गई। तो जिस मोमेंट पे यहाँ पे इस ब्रांच में I2 करंट है, सीरीज में करंट सेम, तो उस टाइम यहाँ का पोटेंशियल I2 R2 होगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा जा रहा है जिसको मैं E मान लेता हूँ, E मुझे निकालना है। तो एक बात बता, पूरी ब्रांच का कितना है? अरे बता, ये 12 वोल्ट है ना, अगर ये 12 वोल्ट है तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों का 12-12 होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, इस पूरी ब्रांच का 12 है, 12। और मान ले अगर टी टाइम पे I2 करंट है तो इस रेजिस्टेंस का तो IR हो गया, तो E और IR मिला के 12 है ना, तो E कितना हो गया, 12 माइनस I2 R2, 12 माइनस I2 R2, यस, ओके। ये बता, ये मैं I2 किसको कह रहा हूँ? मैं I2 कह रहा हूँ इस ब्रांच की करंट को, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच की करंट को मैं I2 कह रहा हूँ। और t इज इक्वल टू 0 का स्विच क्लोज किया, धीरे धीरे करंट इसमें बढ़ेगी क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है, करंट बढ़ेगी तो मतलब ग्रोथ ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो I2 इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब I2 क्या है, I2 इस ब्रांच की करंट है, I2 इस ब्रांच की करंट है, तो आई नॉट क्या है, इस ब्रांच की मैक्सिमम पॉसिबल करंट। अच्छा, इस ब्रांच की मैक्सिमम पॉसिबल करंट कब आएगी, इस ब्रांच में मैक्सिमम करंट कब आएगी, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी। और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस दिखाता है, तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस दिखाता है क्योंकि तब करंट चेंज होनी बंद हो जाती है, तो डी आई बाई डी टी जीरो हो जाता है, उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है ना। तो अगर इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में ये जो इंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस बचेगा। और इस ब्रांच का, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच का टोटल पोटेंशियल कितना है, 12। तो अगर इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो इसका IR तो जीरो हो जाएगा, तो सारा का सारा पोटेंशियल किसके पास होगा, इस रेजिस्टेंस R2 के पास होगा। तो इसलिए करंट कितनी होगी, इस पूरी ब्रांच में वोल्टेज तो 12 होगा स्टेडी स्टेट में भी, क्योंकि अगर ये 12 वोल्ट है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम, इसका भी 12 और इसका भी 12, तो पूरी ब्रांच का पोटेंशियल तो 12 होगा। और इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो चुका होगा लेकिन ये रेजिस्टेंस तो 2 ही रहेगा, तो 6 एम्पियर की करंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में अगर 6 एम्पियर है तो उससे ज़्यादा फिर कभी नहीं आएगी। तो I2 की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो I2 की मैक्सिमम वैल्यू ये जो है ये 6 है, I2 की मैक्सिमम वैल्यू, बोलो समझे। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। अच्छा टॉ क्या होता है, टॉ होता है L बाई आर, क्या होता है टॉ, L बाई आर, तो यही निकाल लूँ मैं टॉ, टॉ है L बाई आर। तो कितना है L, 400 मिली हेनरी, डायग्राम में देख ले, 400 मिली हेनरी, और डिवाइडेड बाय इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितनी आ गई टॉ की वैल्यू, 400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई 0.2। अरे आ गई टॉ की वैल्यू 0.2, तो वैल्यू पुट कर दे, I2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे ये 0.2 आ गया, टॉ 0.2, तो e टू द पावर माइनस, बोल भाई पॉइंट हटा के ऊपर क्या जाएगा, डेसिमल जाएगा, तो 10t हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस 5t आ गया। मैं नहीं समझ में आ रहा क्या, ऐसी ऐसी बातें भी समझ नहीं आती है तुम्हें, t अपॉन 0.2 है ना, तो इसको फिर 10t/2 नहीं लिख सकते क्या, तो 5t नहीं लिख सकते, इतनी तरक्की कर ली इंसान ने, पर तुम वहीं गुफाओं में ही रह रहे हो अभी। तो ये 5t आया, तो I2 की वैल्यू आ गई, चल फिर वैल्यू पुट कर, तो E इज इक्वल टू 12 माइनस I2 की वैल्यू है 6, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t,
और मल्टीप्लाइड बाय R2 की वैल्यू है 2 और 2 इंटू 6 हो गया 12, 12 को ले ले कॉमन, 12 को ले ले कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t, दैट इज 12, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस 5t, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया 12 ई टू द पावर माइनस 5t। ये है टाइम के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन। किसका इंड्यूस्ड ईएमएफ? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंडक्टर में आएगा, यही आपसे पूछा गया था। बच्चों एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 4t² को स्विच ऑन किया गया है और रिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे रोटेट करना शुरू करती है, मतलब 2 सेकेंड से पहले रोटेट नहीं करती। फाइंड फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, तो सफिशिएंट हिंट मिल चुका है। इसको पहले 2 सेकेंड से पहले घूमने से कौन रोक रहा था? फ्रिक्शन। सो बेसिकली होगा ये कि जैसे भी ये रोटेट करना शुरू करेगी, मैं ये मान लेता हूँ कि इस रिंग ने ऐसे घूमना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया अपनी जगह लाइक दिस, है ना। तो इसके रिलेटिव मोशन का अपोज कौन करेगा? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन लगेगा सरकमफ्रेंस पे? फ्रिक्शन लगेगा। पूरे 2πr पे कौन लगेगा? फ्रिक्शन। ठीक है, जो इसको घूमने से रोक रहा होगा शुरुआत में, लेकिन ये घूमना चाह रही है और एक टाइम पे इतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका होगा, है ना, कि जिसकी वजह से घूमने लगेगी। तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। तो पता है ना कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स देता है। मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज करा दूंगा एक लेक्चर में ज़रूर सीक्वेंस में। फिलहाल देखो, तो नॉन कंडक्टिंग रिंग प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 4t²। तो चलिए जितना पहले जानते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है? दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी कर लेते हैं, दैट मीन्स D बाई डी टी कर लेते हैं। किसका? फ्लक्स इज वॉट? B इंटू ए। वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज माइनस डी बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 4t², और एरिया जो होगा वो होगा πr²। कोफिशिएंट्स को ले जाओ बाहर। E इज इक्वल टू आ जाता है बच्चों -4πr² बाहर आ जाएगा, और d बाई डी टी किसका करोगे? t² का, तो 2t आ जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाती है -8πr²t। ये E की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी, E मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ है। हाँ, तो अलोंग द सरकमफ्रेंस जो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा रिंग में ना, अलोंग द सरकमफ्रेंस छोटे छोटे एलिमेंट में डी ई मतलब इस छोटे से एलिमेंट का डी ई आया, इसका डी ई आया, इसका डी ई आया, तो ऐसे सारे डी ई मिलके पूरा सरकमफ्रेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0 से 2πr के बीच में, वो इतना हो गया 8πr²t। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। माइनस बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, लेंजेलो वाली बात। अच्छा एक बात बताओ कि जो फोर्स तुम्हारा आएगा कौन सा? क्यू ई, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा क्यू ई, उसको बड़ा होना पड़ेगा किससे? फ्रिक्शन से, म्यू एम जी से। सो म्यू एम जी तो रोकेगा, पूरी जो रिंग है उसका पूरा मास एम जी है, जो पूरे 2πr ने पूरा नीचे लगा रखा है, पूरी टेबल पे या फ्लोर पे लगा रखा है ना, म्यू एम जी है वो। तो फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है? म्यू एम जी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो घुमाने की कोशिश करेगा हर एलिमेंट पे। अलोंग द टेंजेंट कौन लगेगा? इस तरह से अलोंग द टेंजेंट कौन लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसके अपोज करने के लिए कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स जीत जाएगा फ्रिक्शन से तो घुमा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू ई की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? म्यू एम जी के बराबर। इतनी हो, या इससे फिर बड़ा जितना भी होता चला जाएगा तो बिल्कुल रोटेट कर पाएगी। तो दैट मीन्स Q इंटू, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट को कहते हैं। तो कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट आया है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या है? 8πr²t, राइट। तो 8πr²t, ये 8πr²t ये क्या आया है? ये तो पोटेंशियल आया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को नहीं कहते, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कहते हैं। तो डिवाइडेड बाय लेंथ, 8πr²t डिवाइडेड बाय ये है लेंथ, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन, और ये म्यू एम जी के बराबर हो जाए। और t की वैल्यू उसने बताई कि घूमना कब शुरू किया? जब 2 सेकेंड हो गए।
तो 2 × 8 हो गया 16, तो 16 Q पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो एक आर को सेटल कर दे, इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये पाई को पाई से हटा दे, 8 आ गया, तो 8 Q R अपॉन एम जी, म्यू की वैल्यू आ गई, इतना फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ऐसे सवाल बच्चे पेपर में बैठ के नहीं कर पाते हैं, इतनी कंसंट्रेशन होती ही नहीं है। समझ में आया? तो इसमें एक अच्छा खासा आपका मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट उसने यूज़ कर लिया, और प्लस आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पूछ लिया। वेरी स्मार्ट मूव ऑफ एग्जामिनर। और बच्चों ये बिल्कुल वो वैरायटी है जो पेपर में आती है, ये एकदम वो वैरायटी है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो एक B1 बल्ब है, साथ में रेजिस्टेंस लगाया है सीरीज़ में, और B2 के साथ सीरीज़ में लगाया है इंडक्टर। एक स्विच लगा हुआ है, नीचे एक सेल लगी हुई है, कह रहा है एस इज टर्न्ड ऑफ, एस इज टर्न्ड ऑफ। और फिर 4 ऑप्शन बनाए हैं, B1 एंड B2 डायट प्रॉम्प्टली, B1 B2 डायट विद डिले। तो इसमें ये जो एक टर्म यूज़ हो रही है ऑप्शंस में, इसका मतलब होता है सडन, एकदम, एट द मोमेंट, एकदम से, राइट। इसका ये मतलब होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही हम स्विच को टर्न्ड ऑफ करेंगे, मतलब स्विच को डिस्कनेक्ट कर दिया, सर्किट को बैटरी से हटा दिया, ये मीनिंग है इसका, एस इज टर्न्ड ऑफ। तो क्या होगा, एकदम से B1 बंद हो जाएगा, एकदम से B2 बंद हो जाएगा, एकदम से B1 B2 दोनों बंद हो जाएंगे, या दोनों डिले से बंद होंगे, या B1 डिले से होगा, B2 डिले से होगा, वगैरह वगैरह, क्या होगा। ये जो सामने सर्किट बना हुआ है ना, तुम थोड़ा सा ना अपना IQ भी यूज़ करना है यार पेपर में। हर सवाल को ऐसे परेशान होकर मत देखा करो। एक बात बता, जो बल्ब B1 है उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उसके पैरेलल में एक ब्रांच है जिसमें एक बल्ब B2 है और उसके साथ एक इंडक्टर लगा हुआ है ना। तो इंडक्टर और बल्ब, बल्ब एक रेजिस्टेंस ही तो होता है। अरे बल्ब एक रेजिस्टेंस ही तो होता है। तो ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये चौक कॉइल है, मतलब ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट क्या होती है, उसमें चौक नहीं लगी हुई होती क्या, तो उसमें इंडक्टर, चौक कॉइल मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, बल्ब नहीं है, ट्यूबलाइट है ये, इंडक्टर के साथ मिलके कोई चौक लगा दिया तूने। और बल्ब एक रेजिस्टेंस होता है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, मतलब ट्यूबलाइट छोड़ के कोई और इक्विपमेंट ले ले। जैसे मान ले दोनों बल्ब हैं और दोनों ब्रांच पैरेलल में, तो घर के सर्किट भी तो पैरेलल में होते हैं। बोल लंगूर, हाँ जिसने डाउट पूछा है लंगूर ही है। तो एक बात बता, ये दो बल्ब लगे हुए हैं सीरीज में, तो ये ऊपर बल्ब हो गए, ये B1 ये जो है रेजिस्टेंस है बल्ब, मान ले बल्ब वाली ब्रांच है। अब लाइट चली गई, बैटरी से स्विच हटा दिया मतलब लाइट चली गई, घर के सर्किट भी तो पैरेलल में होते हैं, तो ये भी पैरेलल ही लगा हुआ है। और लाइट चली गई मतलब स्विच हटा दिया तो लाइट चली गई। भैया लाइट चलेगी तो एकदम बल्ब बंद हो जाएंगे ना, रात को एकदम लाइट बंद करो एकदम बल्ब बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या ट्यूबलाइट एकदम से बंद होती है? नहीं ना। अरे ट्यूबलाइट को तुमसे अच्छा कौन पहचानेगा? नहीं, क्योंकि तुम तो खुद ही हो। तो एक बात बता मुझे, इसका मतलब आंसर तो पता चल गया ना तुझे क्या है, B1 एकदम से बंद हो जाएगा और B2 डिले के साथ। यस, कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। B1 सडन बंद होगा, B2 डिले के साथ। अच्छा देख, वैसे भी अब हुआ ये कि जब तूने स्विच को डिस्कनेक्ट कर दिया ना, तो जो करंट आ रही थी ना, करंट तो करंट तो बंद हो गई, या नहीं तो इधर तो कोई करंट अब जाएगी नहीं, यहाँ से करंट ही नहीं आ रही, तो कौन सी करंट? तो जब करंट ही नहीं आएगी तो बल्ब बंद हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर जीरो। लेकिन इसके साथ सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ है, और इंड्यूस करंट अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ये चेंज का अपोज करता है। जैसे ही तुमने स्विच को यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया तो इस ब्रांच में एकदम से करंट आनी बंद होगी ना, तो ये है ना अपोज करने के लिए। इसके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसके पास U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड होगी। जब तक तो वो एनर्जी पूरी हीट की फॉर्म में डिसिपेट नहीं हो जाती, तो इस सर्किट में मूवमेंट चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का। बोलो बात समझ में आई? और इसका मतलब B2 जो है वो धीरे धीरे बंद होगा, एकदम से बंद नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? थर्ड। ये बिल्कुल वैसा सवाल है जैसे पेपर में आते हैं। ओके बच्चों, अभी मैं और लूँगा AC इस पे, सॉरी EMI पे क्लास, और उसके बाद फिर AC पे स्टार्ट करूँगा। जिस टॉपिक को पढ़ा रहा होता हूँ उसी के डाउट भेजा करो ना। अब या तो एक एक दो दो छोटे छोटे डाउट है, बात अलग है, अदरवाइज़ जो पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे इसके बाद AC आएगा तो अपने AC के डाउट इकट्ठे करके रखो, तुम एकदम से शूट कर देना, सारे के सारे फायर कर देना मेरी तरफ। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीक में AC स्टार्ट करता हूँ। अभी मुझे कम से कम 1 या 2 वीडियो और बना लेने दो EMI पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी। जो भी तुम्हारे डाउट जो है तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर तुम कर रहे हो कहीं से भी, जो भी तुम्हें लगता है, तो अगर प्रीवियस ईयर में है और मुश्किल सा भी है तो भी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मुझे भेज देना अगर तू उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है।
उसके बाद मैं AC लूँगा, ठीक है। और AC के बाद अगला टॉपिक क्या होगा शायद मैंने बताया होगा, नहीं तो मैं याद करके देख लूँगा। ओके बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।